अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। टमाटर की फसल में लगने वाले हानिकारक कीट एवं उनका नियंत्रण। जिरेनियम फूल की खेती कर हिमाचल प्रदेश के किसान कमा सकते हैं अच्छी आय। चना की फसल में लगने वाले कीट एवं रोग और उनका नियंत्रण। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने टमाटर की फसल लगाई है, उनकी फसल इस समय बढ़वार लिए हुए खेतों में खड़ी हुई है और मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कुछ हानिकारक कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है, जिनका समय रहते नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर किसान भाई इनके नियंत्रण में किसी भी तरह की लापरवाही बरतते हैं तो उसका विपरीत प्रभाव आगे चलकर उपज पर देखने को मिलता है। इसलिए किसान भाइयों, आप इन कीटों की पहचान कर किस तरह से करें इसका नियंत्रण, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर रवि मोहन श्रीवास्तव। देखिए, टमाटर के पौधे में जब हम बीज से पौध तैयार करते हैं तो उसी समय से इसमें कीटों का प्रकोप शुरू हो जाता है। इसमें मुख्यतः रस चूसने वाले कीट, लीफ माइनर आदि प्रमुख हैं। रस चूसने वाले कीटों में सफ़ेद मक्खी, जैसिड, एफिड और थ्रिप्स भी प्रमुख है। इसमें से सफ़ेद मक्खी सबसे ज़्यादा विनाशकारी प्रतीत होती है। सफ़ेद मक्खी टमाटर की पत्तियों से न सिर्फ रस चूसती है बल्कि उसमें वायरस रोगों का संचार भी करती है, जिससे टमाटर की पत्तियां मुड़ जाती हैं और पीली पीली हो जाती हैं। यही लक्षण है, आप देखेंगे कि टमाटर में पत्तियां का पीलापन हुआ और पत्ती पूरी तरह से मुरझा करके मुड़ जाती है, तो ये लक्षण है सफ़ेद मक्खी या रस चूसने वाले कीटों के प्रकोप का। इसके अतिरिक्त वायरस रोगों में थ्रिप्स, वायरस रोगों में टॉप्सो वायरस होता है जिसका संचार थ्रिप्स द्वारा किया जाता है। इसमें टमाटर का पौधा बैंगनी रंग का हो जाता है और उसकी पत्तियां सारी पूरी तरह से मुड़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त टमाटर में आजकल माइट का प्रकोप बहुत होता है। ये मकड़ी कुल का है, मकड़ी कुल का कीट है, तो अष्टपादीय इसे हम कहते हैं। माइट का प्रकोप टमाटर में बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसमें ये होता है कि पत्तियां ऊपर से नीचे की ओर मुड़ी रहती हैं और उसमें जाले नुमा बन जाते हैं। ये टमाटर में प्रारंभिक अवस्था से ही अगर आप सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स को कंट्रोल कर लें तो कुछ हद तक वायरस के प्रकोप से बचा जा सकता है। अगर नर्सरी में ही आपको वाइट फ्लाई या थ्रिप्स दिख रहा है तो इसमें कुछ अंतर प्रवाही रसायन जैसे एसिटामिप्रिड 0.25 ml प्रति लीटर या एसिटामिप्रिड 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर या थायोमेथाक्सम 90 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव करें नर्सरी अवस्था में ही, और पुनः 15 दिन बाद आप उसका छिड़काव करें तो कुछ हद तक मैं कह रहा हूँ कि इन वायरस के प्रकोप से बचा जा सकता है। अन्यथा इन वायरस के लिए अभी तक कोई दवा मार्केट में नहीं आई है। जिन किसान भाइयों ने टमाटर की फसल अपने खेतों में लगा दी है, उसमें भी सफेद मक्खी, थ्रिप्स और माइट का प्रकोप होता है, जो फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं।
तो इनका आप खड़ी फसल में नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। इसके लिए येलो स्टिकी ट्रैप बाजार में उपलब्ध है। हम येलो स्टिकी ट्रैप एक कागज के ऊपर हम गोंद लगा देते हैं और पीले कागज या नीले कागज के ऊपर गोंद लगा करके उसको हम फील्ड में स्टैब्लिश कर देते हैं। येलो स्टिकी ट्रैप में जितने भी रस चूसने वाले उड़ने वाले कीट होते हैं आकर फंसते जाते हैं और इनकी संख्या में कमी आती है। किसान भाइयों, यदि इन उपायों से इन कीटों का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है और रासायनिक दवाओं का स्प्रे जरूरी हो गया है, तो दवाओं का छिड़काव करने से पहले रोग से ग्रसित पौधों को खेत से निकाल दें। प्रारंभिक अवस्था में अंतर प्रवाही रसायन का छिड़काव भी कर सकते हैं। इन अंतर प्रवाही रसायन में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से अथवा एसिटामिप्रिड 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अथवा थायोमिथाक्सम 80 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम घोल बना करके 15 से 20 दिन के अंतराल में हम छिड़काव करके इन रस चूसने वाले कीटों से अपनी फसल को मुक्त कर सकते हैं। अगर आप पुनः देखें कि ये कीट आ रहे हैं तो इनका दोबारा छिड़काव भी किया जा सकता है। एक यह चीज़ देखने में आई है कि रस चूसने वाले कीट जैसे एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, इनमें प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई है। लगातार बारंबार अगर हम कीट रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशी रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इन सभी कीटों में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई है। जो कीट पहले 1 ml प्रति लीटर की डोज से मरते थे, अब उन्हें 2 से 3 ml प्रति लीटर दवा देनी पड़ रही है। अतः आप यह देखिए कि एक ही रसायन को आप एक बार में इस्तेमाल करें। अगर दोबारा छिड़काव करना है तो दूसरे ग्रुप का इसमें आप रसायन इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि पहला छिड़काव बताए गए रसायनों का कर रहे हैं और दोबारा भी रसायनों के छिड़काव की आवश्यकता है, तो आप इन रसायनों का छिड़काव करें। मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, पर्टिकुलरली सब्जी की फसलों में आप कीटनाशक रसायन का प्रयोग सिर्फ प्रारंभिक अवस्था में ही करिए। जैसे जैसे टमाटर में फूल आने लगता है, फल आने लगता है, तो उसमें सुंडियों का प्रकोप बढ़ने लगता है। इसकी जो सुंडी होती है, यह जैसे ही फूल आता है तो सुंडी का वयस्क अंडे देना शुरू कर देता है। अंडे से जैसे ही सुंडी निकलती है, सुंडी हमारी फलों में घुस जाती है और इस तरह से फल बर्बाद होने शुरू हो जाते हैं। तो फूल आने के उपरांत जब किसी भी सब्जी में फल लगा हो तो कृपया करके आप कीटनाशी रसायन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अतः फूल आने के उपरांत आप नीम के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। 3 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से नीम के प्रोडक्ट बाजार में बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो हर हफ्ते 3 से 4 बार, एक हफ्ते में 1 बार मिला करके कुल 3 बार आप नीम का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। नीम के तेल के अलावा अगर आप चाहें तो इसमें बीटी बैसिलस thuringiensis का प्रोडक्ट बाजार में आ गया है, आता है, कई सालों से आया है। इसको 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप बीटी का भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सुंडियों के कंट्रोल के लिए NPV नामक एक वायरस होता है, इसको आप 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो कीटनाशक रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग कृपया करके ना कीजिए। कृपया करके सब्जियों में तो कम से कम कीटनाशक रसायन का अंधाधुंध प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। फूलों की बढ़ती मांग के कारण प्रदेश के बहुत से किसानों का रुझान फूलों की खेती की तरफ बढ़ रहा है। यहां अगर बात की जाए जिरेनियम फूल की, तो ये विभिन्न रंग के फूलों के कारण अपना एक अलग स्थान रखते हैं और हिमाचल के बहुत से एरिया में कम पानी और जंगली जानवरों से परेशान किसानों के लिए जिरेनियम की खेती राहत देने वाली साबित हो सकती है। इसलिए जो किसान जिरेनियम की खेती करना चाहते हैं तो वो इसके नए स्वस्थ पौध किस प्रकार से, किस विधि के साथ तैयार करें और बाद में उनका प्रबंधन कैसे करें, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर YS परमार, उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के वैज्ञानिका डॉक्टर सुमन भाटिया से।
इसका वैज्ञानिक नाम है पेलार्गोनियम हॉर्टेंसिस। बहुत ही खूबसूरत पौधा जिन्हें खास तौर पर गमलों में लगाया जाता है। ये अलग अलग रंगों में पाया जाता है, जैसे गुलाबी, लाल, पीला, सफेद इत्यादि। और इसके गमले अलग अलग तरह से अलग अलग आकारों में खरीदकर हम उसमें इस पौधे को लगा सकते हैं। और किसान भाइयों, यह पौधा एक इस तरह का पौधा है जिसे आप हिमाचल के किसी भी जगह में इसको बहुत आसानी से उगा सकते हैं। इसे आप ठंडे इलाकों में भी लगा सकते हैं और थोड़े से गर्म इलाकों में भी लगा सकते हैं। और इसको उगाने के लिए इसके लिए हमें सूरज की पूरी रोशनी की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें इन्हें छाया वाली जगहों में नहीं लगाना चाहिए। और किसान भाइयों, अगर आप लोग इस खेती के बारे में या इन फूलों का बिजनेस भी करना चाहते हैं तो यह बहुत ही अच्छा पौधा है जिसके आप प्रोपेगेशन यानी कि इसको आप मल्टीप्लिकेशन भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हम इस पौधे की कटिंग्स कर्तनों को निकाल के अगर हम उसे किसी अच्छे से मीडिया में या मिट्टी में लगाते हैं तो बहुत आसानी से इसकी जड़ें उग जाती हैं और इस पौधे को हम एक नया पौधा बना सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों, हमारे यहाँ पे संस्थान में हम इन कटिंग्स को या कर्तनों को काटने के बाद एक रूटिंग मीडिया में डालते हैं जिसकी कंसंट्रेशन हमारी 500 ppm NaA होती है। हम थोड़ी देर के लिए इन कर्तनों को उसमें डिप करते हैं और डिप करने के बाद इन कटिंग्स को हम सॉइल में या मिट्टी में लगा देते हैं। और मिट्टी भी जिस मिट्टी में हम इसे लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि ये मिट्टी भुरभुरी हो। उस मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए हम इसमें रेत की मात्रा ज्यादा रखते हैं। और इस तरह की मिट्टी में जब हम इन कर्तनों को लगाते हैं तो 1 महीने के अंदर इन कर्तनों में जड़ें आ जाती हैं और फिर हम इन कर्तनों को एक अच्छे से गमले में शिफ्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं और एक नया गमला तैयार किया जा सकता है। बात आती है इन पौधों के रोपण की, तो किसान भाइयों किस प्रकार करें जीरेनियम फूलों की रोपाई जिससे कि अधिक लाभ मिल सके, आइए जानते हैं। अब यह प्रश्न आता है कि अब इन पौधों को हम किस तरह की मिट्टी में लगाएं और इसे किस तरह के गमलों में तैयार किया जाए। तो मैं आपको बताऊंगी कि जिस गमले में आप ये पौधा लगाएंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उस गमले में नीचे उसमें छेद हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो उसमें छेद किए जाते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो पानी उधर से नितर सके। तो और दूसरी बात यह है कि जब आप उसमें मिट्टी डालेंगे तो सबसे पहले आप उसके नीचे थोड़े से छोटे छोटे पत्थर रखेंगे ताकि आपका पानी आराम से निष्कासित हो सके। और दूसरी बात है, जो इसकी आप मिट्टी तैयार करेंगे उस मिट्टी में खास तौर पर 1 मात्रा आपकी खाद, 1 मात्रा रेत और 1 मात्रा सॉइल यानी मिट्टी की होनी बहुत आवश्यक है। इस तरह की मीडिया में या इस तरह की मिट्टी में यह पौधा बहुत अच्छी से पनपता है। और उसके बाद इस पौधे को हम इस मिट्टी में लगा देते हैं और मिट्टी में लगाने के बाद उसमें फिर धीरे धीरे करके पानी डालते हैं। इस तरह से हम इस पौधे को एक गमले में लगा सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन पौधों को हम अंदर लगाएं कि बाहर लगाएं। तो किसान भाइयों, मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि यह पौधा अंदर में भी लगा सकते हैं और बाहर भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये ध्यान रखें कि पूरे सूरज की रोशनी आना बहुत आवश्यक है। खास तौर पे किसान भाइयों, जो हमारे हिमाचल के ठंडे इलाके हैं वहां पर सर्दियों में इसके पत्ते जल जाते हैं, इसलिए हमें सर्दियों में खास तौर पर इन पौधों को अंदर रखना चाहिए ताकि उन्हें हम सर्दी से बचा सकें। और उसके बाद आप जैसे ही टेम्परेचर या जैसे ही मौसम गर्म हो जाए तो हम इन्हें बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे तो जीरेनियम की खेती अलंकृत पौधे के रूप में गमलों में की जाती है, लेकिन किसान इसका प्रबंधन करके इसे व्यवसाय के रूप में इससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो किस प्रकार करें इसका प्रबंधन, आइए जानते हैं। जब आपने यह पौधा गमले में लगा दिया, उसके बाद मौसम के अनुसार इसमें पानी दिया जाता है। जैसे कि अगर गर्मियों का मौसम है तो हर दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको इसको पानी देना होगा, या फिर अगर सर्दियों का मौसम है या बरसातों का मौसम है तो आप 3 या 4 दिन के इन अंतराल में भी इसमें पानी दे सकते हैं। पर पानी देते हुए किसान भाइयों इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इसमें ज्यादा पानी ना दें। ज्यादा पानी देने से इसकी जड़ें सड़ जाती हैं, जिसकी वजह से यह पौधा खराब हो जाता है। समय समय पर इसमें आने वाले खरपतवारों को भी निकाला जाता है और साथ में जो इसके सले गड़े पत्ते हैं और फूल हैं जो आपके ओवर हो चुके हैं उनको निकालना बहुत ही आवश्यक है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि इस फूल में एक टेक्निक होती है, उसका नाम प्रूनिंग। उसमें क्या है कि हम लोग जो इसमें शाखाएं, जो वीक शाखाएं हैं उनको हम निकाल देते हैं और जो पीले पत्ते हैं उन्हें भी निकालते हैं।
जिसकी वजह से हमारी नई शाखाएं और आती हैं और उन नई शाखाओं में हमारे बहुत अच्छे फूल आते हैं। तो यह तकनीक बहुत जरूरी है इस गमले में करना। किसान भाइयों, फसल की उचित वृद्धि एवं विकास में खाद एवं उर्वरकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन कई बार अज्ञानतावश इसकी सही मात्रा का प्रयोग न करने के कारण कृषि लागत में तो ज्यादा आती ही है, साथ ही फसलों पर इसका सही प्रभाव नहीं होता। तो जिरेनियम की खेती करते समय किस प्रकार करें उर्वरकों का प्रयोग, आइए जानते हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि खास तौर पर हम इसमें यूरिया की स्प्रे करते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन हम 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के डालते हैं और उसकी स्प्रे करते हैं, जिसे हम 15 दिन के अंतराल में करते हैं, जिससे आपके पौधे के आकार भी बढ़ता है, पत्ते भी हरे होते हैं और बड़े आकार के और चमकीले होते हैं। इसकी बीमारियों के बारे में तो मैं यह बताना चाहूंगी कि इस पौधे में बहुत ही कम कीट पतंगे आते हैं और बहुत ही कम बीमारियां लगती हैं। खास तौर पे इसमें एक व्हाइट फ्लाई नाम की इंसेक्ट होता है जो इसमें खास तौर पे लगता है, जिसके निवारण के लिए हम येलो ट्रैप्स का यूज करते हैं, जिसमें वो व्हाइट फ्लाई चिपक जाती हैं और इस तरह से हम उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप कटिंग्स के द्वारा इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो इसकी जो कर्तनें हैं मैं आपको बताना चाहूंगी कि 30 से 40 रुपए एक कर्तन इसकी बिकती है, जो जिसकी रूट्स निकली हैं। तो इस तरह से आप आपकी अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। और दूसरी, अगर आप उसको गमले में लगाना चाहते हैं, उसका उत्पादन गमलों में करना चाहते हैं, तो इसका एक ही गमला 100-150 से 200 रुपए तक बिकता है। तो किसान भाइयों, अगर आप इस पौधे को, इस फूल को व्यावसायिक तौर पर अपनाना चाहते हैं, जिस आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस पौधे को जरूर लगाइए। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने चना की बुआई कर रखी है, उनकी फसल इस समय दाने भरने की अवस्था पर है। क्योंकि फसल की यह अवस्था अति संवेदनशील होती है, अतः इस समय फसल में कई तरह के कीट एवं रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जो फसल को क्षति पहुंचाते हैं। और यदि समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में फसल से बहुत कम उपज ही मिल पाएगी। इसलिए किसान भाइयों, समय रहते चना की फसल में कीट एवं रोगों का नियंत्रण किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश कुमार। इसमें मुख्य रूप से जो एक हीलियोथिस, जिसे अमेरिकन सुंडी बोलते हैं अपने, उसका आक्रमण है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और वो काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। पौधे के शुरू की जो अवस्था है उसके अंदर भी ये आ जाती है और उस टाइम बहुत ही छोटी होती है और पौधे को ऊपर से काट तक देती है। और उसके बाद में उस वक्त किसानों के लिए थोड़ा बहुत इसलिए भी वो इस चीज़ को सहन करते हैं, क्योंकि उसके बाद से क्या है कि उसमें फुटान ज़्यादा होता है, पर वो कई बार पौधों का पूरा नुकसान करती है। इसलिए शुरू में भी उसका उपचार किया जाता है। बाद की स्टेज में ये जब इसमें फूल आने लगते हैं, इसके अंदर जब पौध बनने लगती है, इसमें फलियां बनने लगती है, उस वक्त इसका आक्रमण होता है। तो वो बहुत ही शुरू की अवस्था जो है उससे लेके और बाद तक में ये काफ़ी नुकसान करती है। बाद में क्या है, ये जैसे ही मतलब फ्लोरिंग स्टेज में जैसे आती है फूल की अवस्था में, तो ये धीरे धीरे उसके अंदर जो इसके पौध बनती है उसके अंदर घुस जाती है और फिर जो इसके अंदर जो दाने बनते हैं उसको खाती है। इसका आक्रमण यदि काफ़ी ज़्यादा होता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इसमें 1 मीटर की जो दूरी है उसके अंदर यदि अपने को एक भी लट जो है वो मिलती है, तब अपने को इसके अंदर इसका स्प्रे कर देना चाहिए। किसान भाइयों, चने की फसल में लगने वाले कीटों में बात करें, फली छेदक कीट की, तो ये चने की फसल को काफी नुकसान पहुंचाता है। तो समय रहते किसान इसकी सही पहचान करके नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। इसके उपचार के लिए इंडोक्साकार्ब है, इसको 1 ml जो प्रति लीटर पानी के हिसाब से अपने इसको इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, चने की फसल भी रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है, अर्थात इसमें भी कई तरह के रोगों का प्रकोप होता है। तो वो कौन कौन से रोग हैं और उनकी पहचान किसान भाई कैसे करें, इसके लक्षण क्या हैं, इन सब के बारे में जानते हैं।
बीमारियों की बात करें इसमें तो 2-3 मुख्य बीमारियां हैं। एक एस्कोकाइटा ब्लाइट आती है जो पत्तियों के ऊपर और इसके पोड के ऊपर जो है बिल्कुल सर्किल टारगेट बोर्ड की तरह एक सर्किल लिए निशान बनते हैं, पौधे के तने पे भी, फलियों पे भी, पत्तियों पे भी। उसके लिए हमें मैंकोजेब का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका छिड़काव करना चाहिए, जिससे इसका नियंत्रण किया जा सकता है। चने की फसल में लगने वाले रोगों में सबसे प्रमुख रोग है उकठा, जिसे विल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रोग किसके कारण होता है और इसकी पहचान के लक्षण क्या हैं? इस रोग से बचने के लिए चना की खेती करने वाले किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं? इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। इसके अंदर फ्यूजेरियम से विल्ट आती है, फंगस से। उसके लिए हमें शुरू में ही बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। उसके लिए हमें कार्बेंडिज्म 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हमें उपचारित करना चाहिए। बाद की अवस्था में आती है तो हमें कार्बेंडिज्म को ही सोइल के अंदर ड्रेंचिंग करनी चाहिए, जमीन के अंदर, और उसके बाद में ऊपर से अपन उसके ऊपर पानी दें ताकि जो दवाई है अपन ने दी है फसल को वो अच्छे से जमीन में बैठ जाए, उसके रूट जोन तक जाए फसल के, जिससे उसका उपचार हो जाएगा। इसी के साथ ही इसके अंदर रूट रोट आता है, वो भी इसी तरीके से आता है। वो पूरी तरह उससे जड़ गल जाती है, जिससे उसके बाद में ऊपर का पूरा पौधा सूख जाता है। उसके अंदर भी अपन कार्बेंडिज्म से ही उसको पहले सीड ट्रीटमेंट और उसके बाद में लेटर स्टेज में जाके अपन इसके ऊपर सॉइल के अंदर उसकी ड्रेंचिंग करें। और साथ ही बीज के जब उपचार के लिए जब इसमें चलते हैं तब हमें ट्राइकोडर्मा वगैरह जो जैव रसायन जो है उससे बीज वो उपचारित करके फिर बोना चाहिए। ट्राइकोडर्मा को अपन 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसको उपचारित करें और उसके बाद में सोइल के उपचार करें उससे ट्राइकोडर्मा से। इन सभी चीज़ों को किसान भाई सही समय और सही वक्त पे इस्तेमाल करें और इसी तरीके से चले तो चने की फसल में होने वाले काफ़ी सारे नुकसान से वो बच सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जरूरा जिला कुरुक्षेत्र के कृषक अनिल कुमार ने। यह गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन एवं कंडवा रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अनिल कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। गेहूं की कुछ उर्वरक और जो इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इस एरिया के लिए हमें कम से कम 5 से 6 पानी सिंचाई देनी पड़ती है गेहूं के लिए। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो इसमें सिंचाई भूमि की किस्म और फसल की अवस्था के आधार पर समय पर करना काफी लाभकारी पाया गया, जिसमें प्रथम सिंचाई 20 से 25 दिनों पर करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई बुवाई के 40 से 45 दिनों पर करें। तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिनों की अवस्था पर करें। चौथी सिंचाई गेहूं की बुआई के 80 से 85 दिनों पर करनी चाहिए। पांचवी सिंचाई 100 से 105 दिनों की अवस्था पर करनी चाहिए और अंतिम सिंचाई गेहूं की फसल में 115 से 120 दिनों पर करनी चाहिए। यदि किसान भाई इन सिंचाइयों को सही समय व विधि से करेंगे तो उन्हें गेहूं की फसल से भरपूर पैदावार मिलेगी। इसके अंदर कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी काफ़ी होता है। अभी आप देख रहे हैं कि ये बीमारी जो है इसको हम खुली कांगियारी कहते हैं। ये लूज स्मट कहते हैं, जो कि एस्टिलागोन्यूडा ट्रीटिसाई से फैलती है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में कई तरह के रोगों का प्रकोप होता है, जिसमें एक प्रमुख रोग है कंडवा रोग। इसे स्मट के नाम से भी जाना जाता है। तो किसान भाई, इस रोग की सही पहचान कैसे करें और समय रहते नियंत्रण के कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में सुझाव के लिए मिलते हैं। इंटरनल सीड बोर्न बीमारी है। इस फफूंद के जो बीज हैं वो अभी बीज के साथ चले जाएंगे एम्ब्रियो में सेट होकर के, और अगली बार जब फसल की हम बुआई करेंगे उस समय
ये बीज के साथ ही अंकुरित हो जाएंगे और जैसे ही इसकी बाली अवस्था आती है ये अपने लक्षण दिखाएंगे और पूरी की पूरी बाली है जो आप देखेंगे इसके जो लक्षणों के हिसाब से पूरी बाली कन्वर्ट हो जाएगी। बीज उसके अंदर एक भी नहीं बनेगा, सारा काला पाउडर बन जाएगा। उस समय सावधानी रखने की जरूरत है। एक तो यह है कि जैसे ही बाली शुरू में निकलती है इस तरह की जिसमें काला पाउडर होता है उसमें उसको तोड़ के दबा देना चाहिए। नहीं तो ये पाउडर जो है वो गेहूं के फूलों के ऊपर सेट हो जाएगा और सारे दाने इसके खराब हो जाएंगे। अगली बार जब हम बोएंगे तो वो सारे के सारे बीजों के अंदर ये फफूंद के बीज हैं वो चले जाएंगे। इनके निदान के लिए बड़ा अच्छा इलाज है, बड़ी एक अच्छी तकनीक जो बनाई हुई है। बीज उपचार के लिए हमें इसमें कार्बेंडिज्म या फिर वीटावैक्स पाउडर का 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम अगर उपचारित कर देंगे तो ये 100% नियंत्रित हो जाती है। उसके बाद में खड़ी फसल के अंदर इसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देंगे। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। डेयरी व्यवसाय से अच्छी आय प्राप्त कर रहे सोलन के एक प्रगतिशील किसान। अधिक पैदावार हेतु मटर और मसूर की फसल में किए जाने वाले आवश्यक प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@hrhp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।